नमस्कार किसान भाई बहनों, आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। किसान भाई बहनों, बसंत ऋतु चल रहा है, ऐसे में पीले सरसों और दलहनी फसलों चारों ओर देखने को मिलता है। ऐसे में कीट व्याधि और खासकर लाही सरसों में देखने को मिलती है। ऐसे में हम इनका बचाव कैसे करें, इस पर जानकारी हम आगे देंगे, लेकिन अभी वक्त है कृषि जगत की हलचलों को जानने का। तो आइए देखते हैं खबरें खेती की। नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं किश्वर जबी। आइए एक नजर डालते हैं कृषि समाचार में क्या है खास। सूक्ष्म सिंचाई उपकरण के अलावा बोरिंग और पंप सेट पर भी मिलेगा अनुदान। टमाटर की उन्नत प्रभेद से करें खेती, बढ़ेगा मुनाफा। प्रति घंटे 100 किलो की फसल से 25 किलो दाल निकालने में सक्षम है दाल मशीन। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को लागू करने के पीछे केंद्र सरकार की मंशा साफ थी कि खेती कार्य के लिए पानी की हो रही बर्बादी को कम किया जा सके ताकि हर खेत को पानी मिल सके। इसके लिए सरकार सिंचाई उपकरण खरीदने के लिए किसानों को सब्सिडी भी मुहैया करा रही है। इसी कड़ी में अब राज्य सरकार भी किसानों को सिंचाई के लिए बोरिंग एवं पंप सेट पर 40,000 रुपये तक का सब्सिडी उपलब्ध कराएगी, लेकिन इसके लिए किसानों के पास सूक्ष्म सिंचाई उपकरण एवं आधा एकड़ खुद की जमीन होना अनिवार्य है। इंडिविजुअल किसी किसान को भी पंप के लिए जो है बोरिंग के लिए ये स्कीम दिया जा रहा है, जिसमें कम से कम किसान के पास ज़मीन जो आधा एकड़ होना चाहिए और उसके लिए बोरिंग अगर वो अपने से कराते हैं तो उसके लिए बोरिंग के लिए 25,000 रुपया और समरसेबुल खरीदने के लिए 15,000 रुपया, कुल 40,000 रुपये का अनुदान है बोरिंग के लिए। पिछले दिनों राज्य में पड़े कड़ाके की ठंड की वजह से आलू में झुलसा रोग का खतरा बढ़ गया है। ऐसे में उन्हें अपनी फसल को बचाने के लिए विभिन्न प्रकार के उपाय करने की आवश्यकता है। इस रोग से बचने के लिए कृषि विशेषज्ञ कार्बेंडाजिम 15 WP 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करने की सलाह देते हैं। इसके अलावा रोग का खतरा अधिक हो तब मैनकोजेब के साथ कार्बेंडाजिम का 2 ग्राम प्रति लीटर पानी घोल बनाकर दवा का छिड़काव करें। मशरूम का उपयोग अब सिर्फ सब्जी बनाने तक ही नहीं रह गया है, बल्कि इसका मूल्य संवर्धन कर इससे बहुत तरह की खाद्य सामग्री भी बनाई जा सकती है। ऐसे में मशरूम का व्यवस्थित तरीके से उत्पादन कर अच्छी आमदनी प्राप्त की जा सकती है। प्रोटीन और विटामिन का प्रचुर स्रोत मशरूम अब आपके लंच और डिनर की मनपसंद डिश के साथ ही स्नैक्स के रूप में चाय की प्याली का हमजोली भी बनेगा। मशरूम का प्रयोग आमतौर पर लजीज सब्जी बनाने के लिए किया जाता है, लेकिन अब इसके स्वादिष्ट और कुरकुरे बिस्कुट भी आम लोगों को भाने लगे हैं। विषय वस्तु विशेषज्ञ कविता वर्मा बताती हैं कि मशरूम से विभिन्न तरह के खाद्य सामग्री घर में ही आसानी से तैयार किए जा सकते हैं। किसान भाइयों, टमाटर की खेती एक व्यवसाय का रूप ले चुकी है, क्योंकि सालों भर इसकी मांग रहती है। लेकिन टमाटर की अधिकतम पैदावार के लिए इसके उन्नत प्रभेदों का चयन आवश्यक है। पूसा हाइब्रिड 2, मंगला, वैशाली, स्वर्ण समृद्धि, अर्का रक्षक F, अर्का सम्राट F आदि टमाटर के उन्नत प्रभेद हैं। उन्नत प्रभेदों से टमाटर की खेती आपकी फसल को रोगों से बचाने में भी कारगर होती है। उपकरण में आज हम बात करेंगे दाल निकालने वाली मशीन की। इस मशीन के जरिए किसान भाई दाल की खेती के साथ साथ दाल का व्यापार भी शुरू कर सकते हैं। भारत के लोग दाल का उपयोग मुख्य तौर पर रोटी एवं चावल के साथ खाने के लिए करते हैं। किसान भाई दाल की खेती के साथ दाल निकालने वाली मशीन बैठाकर प्रति महीने बेहतर लाभ कमा सकते हैं।
कम खर्च एवं कम जगह में भी इस मशीन को बैठाया जा सकता है। इस मशीन की सहायता से तुअर दाल, मूंग दाल, मसूर दाल, उड़द दाल और चने की दाल को निकाल सकते हैं। ये मशीन पूर्णतया स्वचालित है, साथ ही इसे चलाना भी बेहद आसान है। मशीन के ऊपरी हिस्से में दाल को डाल दिया जाता है। इसके बाद दाल को छिलके से अलग कर मशीन की दूसरी तरफ से दाल निकलने लगती है। मशीन के ज़रिए प्रति घंटे 100 किलो फसल से 25 किलो तक की दाल आसानी से निकाल सकते हैं। आज के दौर में सफल किसान वही हैं जो खेती में विविधता भी लाते हैं और समय और बाजार की मांग के अनुरूप खेती कर आय के एक से ज़्यादा साधन ढूंढ निकालते हैं। अखिल पटेल वैशाली ज़िले के एक ऐसे ही सफल किसान हैं जिन्होंने अपनी 1 एकड़ ज़मीन में सरसों के अलावा आलू और गोभी की खेती की है। अखिल समय समय पर कृषि वैज्ञानिकों की सलाह भी लेते हैं, जिससे इन्हें खेती की नई तकनीक विकसित करने में मदद मिलती है। आइए अब एक नज़र डालते हैं मंडी भाव पर। आइए एक नज़र डालते हैं राजधानी पटना के अंटाघाट सब्जी मंडी पर और जानते हैं आलू, प्याज एवं हरी सब्जियों के ताज़ा भाव। लाल आलू 1200 रुपये प्रति क्विंटल, प्याज 1200 से 1400 रुपये प्रति क्विंटल, बैगन 1600 से 1800 रुपये प्रति क्विंटल, टमाटर 1600 से 1800 रुपये प्रति क्विंटल, बंधा गोभी 1600 से 2000 रुपये प्रति क्विंटल, मटर 1800 से 2200 रुपये प्रति क्विंटल और फूल गोभी 1800 से 2200 रुपये प्रति क्विंटल। कैसा रहेगा अगले 24 घंटे में राजधानी का तापमान, एक नज़र डालते हैं मौसम के मिजाज पर। आसमान साफ रहेगा। 6 से 7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। 26 से 27 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, जबकि 12 से 13 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहने की संभावना है। ऐसे मौसम में किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि सरसों की फसल में चेम्पा कीट की लगातार निगरानी करते रहें। अगर चेम्पा कीट का आक्रमण हो गया हो तो प्रारंभिक अवस्था में ही पौधे के प्रभावित भाग को काटकर नष्ट कर दें। फूल गोभी में माहू के प्रकोप को नियंत्रित करने के लिए मेलाथियान 25 EC 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। किसान भाई बहनों, अभी आपने देखा कृषि समाचार। अब हम यहाँ पे रुकेंगे और लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, तो कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। अरे भाई रामेश्वर, क्या बात है? बड़े परेशान दिख रहे हो। सोच रहा था कि अभी तो हाथ पांव चल रहे हैं तो खेती कर पा रहा हूँ, कल को जब इनमें ताकत नहीं रहेगी गुजारा कैसे होगा? पेंशन से। पेंशन? हाँ, और वो भी हम जैसे किसानों के लिए। अब हम जैसे छोटे किसान भी 60 साल के होने पर 3,000 रुपए मासिक पेंशन पा सकते हैं। सच में? हाँ, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। 18 से 40 वर्ष की आयु के लघु और सीमांत किसान इस स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना में 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। भारत सरकार भी हर महीने किसान के बराबर किस्त का योगदान करेगी। कभी नहीं सोचा था कि हम जैसे किसानों की भी पेंशन का सपना कभी सच होगा। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। नजदीकी जन सेवा केंद्र जाकर इस योजना से जुड़ें। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान
सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आप सभी किसान भाई बहनों का फिर से एक बार स्वागत है। किसान भाई बहनों, अभी चारों ओर सरसों के खेतों में, खासकर इस बसंत ऋतु में लाही का प्रकोप बहुत याद देखने को मिल रहा है। ऐसे में हम अपने फसलों का बचाव यानी लाही कीट के प्रकोप से कैसे बचाव करें, इस पर विशेष जानकारी दे रहे हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर प्रमोद कुमार जी। तो आइए जानते हैं उनसे। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का कृषि दर्शन कार्यक्रम में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे सरसों की खेती में लाही कीट के प्रकोप से बचाव के बारे में। जी हाँ किसान भाइयों, आज हमारे राज्य में बड़े पैमाने पर सरसों की खेती की जाती है और हमारे किसान भाई सरसों की खेती में सबसे ज़्यादा परेशान और आक्रांत होते हैं इस लाही कीट से। ये पैदावार पर तो असर डालता ही है, साथ ही साथ सरसों का जो पौधा रहता है, जो पत्तियां रहती है, बिल्कुल मतलब एकदम नष्ट कर देता है सरसों के पौधों को, पैदावार न के बराबर होती है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में आज का हमारा विषय है सरसों में लाही कीट का प्रबंधन, और इस खास विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर प्रमोद कुमार, जो संयुक्त निदेशक हैं पौधा संरक्षण विभाग मीठापुर पटना में। सर, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। सरसों में लाही के प्रकोप से या सरसों में लाही का जो कीट प्रबंधन है वो हमारे किसान भाई किस तरह से करें? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन काफ़ी समसामयिक है किसान भाइयों के लिए। लाही एक ऐसा कीट है जो न कि केवल सरसों में ही लगता है, बल्कि इसके अलावे गेहूं में भी लगता है, मसूर में भी लगता है, चना में भी लगता है। देर बुआई करने वाले सरसों में तो इसका प्रकोप अधिक ही लगता है, ये तो निश्चित बात से तय है। तो सबसे पहले किसान भाई लाही कीट का पहचान को जानें। कैसे जानेंगे कि लाही कीट का रंग कैसा होता है, कैसा कीट होता है? तो सबसे पहले किसान भाई को मैं कहना चाहूँगा, जैसे मैंने अभी एक लाया है कि ये गेंदा के फूल में भी, फल में ही लाही का प्रकोप होता है। तो मैंने गेंदा के फूल को मैं लाया हूँ, दिखला रहा हूँ। हालांकि टॉपिक है सरसों का, लेकिन सरसों का ट्विक्स हमारे पास नहीं अवेलेबल है, इसलिए मैं गेंदा का फूल को मैं दिखा रहा हूँ। देखिए, ये लाही जो है, सबसे पहले कीट की 4 अवस्था होती है। एक लार्वा, प्यूपा, एडल्ट। लेकिन ये जो कीट है इनकी 3 ही अवस्था होती है, एक निम्फ और एडल्ट। निम्फ और एडल्ट जो है पत्तियों का रस चूस करके उसको कमजोर बनाता है। तो पहले मैं बताऊं कि इसकी पहचान क्या है। देख रहे हैं पत्ती पर हरे रंग का, पत्ती पर हरे रंग का, कभी कभी काले रंग का, भूरे रंग का छोटा छोटा कीट बिना पंख वाला आपको दिखाई देगा। हरा तब दिखाई देगा जब वो क्लोरोफिल को सक करेगा। क्लोरोफिल को अगर सक नहीं करेगा तो ब्लैक दिखाएगा या फिर भूरा दिखाई देगा। यहाँ पत्ती पर देख लीजिए कि हरा हरा है, चूंकि पत्ती का रंग हरा है तो वो क्लोरोफिल को सक करता है। ये सकिंग कीट हैं, ये चूसने वाले कीट हैं। ये चूसते हैं, सेल सेप को चूसते हैं, क्लोरोफिल को चूसेंगे तो इसका रंग क्या हो जाएगा? हरा हो जाएगा। तो ये हरा कीट है। तो पहले मैं इसके इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड की चर्चा करता हूँ। तो बखेतिया एंड बखेतिया का एक पेपर पब्लिश है जिसमें है कि सरसों के ऊपरी फुनगी जो 10 सेंटीमीटर पर है, अगर इसमें 30 से 40 लाही मौजूद रहे तो समझिए कि ये आपके फसल को बर्बाद करेगा। ये इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड है। तो ये करता क्या है, इसके शिशु और वयस्क दोनों ही पत्तियों के टहनी से, फल से, फूल से सेल सेप चूसता है, जिसके कारण क्या होता है?
पत्तियां या डंठल टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। क्या हो जाती है? टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। और जब सीवियर स्थिति आता है तो पूरी की पूरी पत्तियां क्या होती है? सूख जाती है। ये इसका डायरेक्ट प्रभाव है। और इनडायरेक्ट प्रभाव ये है कि लाही के पिछले शरीर में, लाही के पिछले वाले भाग में एक पेयर क्रोनोकिल्स होता है। क्रोनोकिल्स, वो क्रोनोकिल्स क्या करता है? वो अपने शरीर से मधु का स्राव करता है। मधु का स्राव करता है। और जब मधु का स्राव करता है तो वो पत्तियों पर आ जाता है। पत्तियों पर क्या हो जाता है? मधु फैल जाता है, छा जाता है जी, छा जाता है। अब देखिए, उसी मधु को खाने के लिए एक फफूंद भी आ जाता है। मधु मीठा होता है, उसको खाने के लिए एक फफूंद आ जाता है, जिसके कारण पत्तियों पर सूटी मोल्ड डेवलप कर जाती है। सूटी मतलब काला धुआं, काला जैसा पत्ती पर परत जम जाता है। जब पत्ती पर काला परत जम जाएगा तो पत्ती का क्लोरोफिल का रंग ढक जाएगा। जब पत्ती का क्लोरोफिल का रंग ढक जाएगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी, पत्ती फूल जो है कमजोर हो जाएंगे। पैदावार कमजोर हो जाएंगे, पैदावार ही नहीं होता है। तो प्रत्यक्ष रूप से क्या करता है? लाही चूस करके, और प्रत्यक्ष रूप में क्या करता है? पत्ती के ऊपर जो है काला रंग का फफूंद दे देता है, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी तो पत्ती, फल, फूल और वृक्ष जो है क्या हो जाएंगे? कमजोर हो जाएंगे। और उसके कारण किसान भाई उचित पैदावार नहीं ले सकते हैं। हमारे किसान भाई जो सरसों की खेती किए हैं, लाही कीट से सरसों की खेती को किस तरह से बचाएं? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। सबसे पहले तो ये आपने आपका लक्षण, लाही का लक्षण बता दिया। अब लाही का प्रकोप कब होगा? तो लाही का प्रकोप भी जब तापमान कम हो जाता है, 10 से जी तापमान कम होता है 10 से 12। अभी तो सर देखने में ये आ रहा है कि मौसम लगातार है। जहाँ धुंध होती है, रात में क्लाउडी वेदर होता है, तो उस समय लाही को जब प्रजनन होता है वो फास्ट हो जाता है, जिसके कारण कभी कभी आपने देखा होगा कि लाही की बारिश होती है, 1 फीट का रेनफॉल होता है, आपके नाक में, मुंह में, कपड़े पर आ जाता है। खास करके पीला कपड़ा पहनेंगे तो उसके ऊपर लाही आ जाता है, तो उसको 1 फीट रेंस कहते हैं, लाही की बारिश कहते हैं। तो ऐसी अवस्था में सिस्टेमिक पेस्टिसाइड का यूज करिए, क्योंकि लाही एक सकिंग पेस्ट है। तो सिस्टेमिक पेस्टिसाइड में अच्छा पेस्टिसाइड है ऑक्सीडेमेटोन मिथाइल 25 EC। उसका आप 1 ml प्रति लीटर पानी में मिला करके आप छिड़काव करें। इसके पहले कीटनाशी का छिड़काव अगर लाही का प्रकोप अधिक हो तब, अगर जब उसकी संख्या कम हो तो आप बायोपेस्टिसाइड का भी यूज कर सकते हैं। बायोपेस्टिसाइड के लिए क्या करिए? 1 हेक्टेयर के खेत में, 1 हेक्टेयर के खेत में 15 से 20 येलो स्ट्रीकी ट्रैप को क्या करें? इंस्टॉल कर दें। और येलो रंग के तरफ आकर्षित होता है लाही, और चूंकि स्टिकी होता है, गोंद होता है, मैंने कह दिया कि यह फ्लाइंग इंसेक्ट है, यह उसमें चिपक जाएगा तो मर जाएगा, नेचुरल डेथ हो जाएगा। ये बायोपेस्टिसाइड है। सर, समय तो इजाज़त नहीं देता, लेकिन एक महत्वपूर्ण जो सवाल है वो छूट रहा है, उसको हम संक्षेप में लेना चाहेंगे कि जैविक विधि से इस लाही के प्रकोप से कैसे बचा जा सकता है? जैविक विधि से आप क्या करें? जैविक कीटनाशी बनाएं। नीम के निबोरी को कूट लें और उसका 1 किलोग्राम 20 लीटर पानी में मिला करके 24 घंटे के पोटरी बांध करके रखें। आज सवेरे जब 24 घंटा हो उसको निचोड़ लें तो एजाडाइरेक्टिन है जो जहर है वो पानी में आ गया, उसमें 20 लीटर का पानी जमा हो गया। इस तरह की क्रिया आप 5 बार करें तो 20 25 100 1 गुना 5 किलोग्राम हो गया नीम और 100 लीटर पानी हो गया। इसको कहते हैं 5% नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट। इसको जो है आप मिला करके 1 लीटर पानी, 1 लीटर नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट, 5 लीटर पानी, उसमें थोड़ा सा गुड़ मिला दें, उसमें थोड़ा सा टिनोपॉल मिला दें। क्या करें? स्टिकर के लिए थोड़ा सा आप डिटर्जेंट मिला दें और शाम के समय या सवेरे के समय आप छिड़काव करें, तो ये आप लाही का प्रबंधन कर सकते हैं। तो देखा किसान भाइयों, जैसा कि हमारे डॉक्टर साहब ने बताया कि जो ज़रूरी सावधानियां हैं उनको अपनाकर आप सरसों की जो फसल है
उसको लाही के प्रकोप से बचा सकते हैं और सरसों का बेहतर उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। इतनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हम डॉक्टर साहब का हृदय से आभार प्रकट करते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। किसान भाइयों, तो देखा कैसे लाही के प्रकोप से हम अपने सरसों के फसलों को बचा सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की ओर और जानेंगे कि कैसे रबी के मौसम में दलहनी तिलहनी फसलों को कीट व्याधि के प्रकोप से बचाएं। तो आइए जानते हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर विनय कुमार जी से। नमस्कार किसान भाइयों, जैसा कि आप लगातार देख रहे हैं मौसम में काफ़ी परिवर्तन हो रहा है और हमारी जो दलहनी फसल है, जो कि रबी की सबसे ख़ास फसल है, चाहे हम बात करें सरसों की या दलहनी फसलों की, तो कीट व्याधि का प्रकोप भी लगातार दिखने को मिल रहा है। मौसम परिवर्तन यानी हम अभी जनवरी माह में हैं, फरवरी माह तक लगातार कीट व्याधि का प्रकोप हर पौधे में नज़र आता है। ऐसे में आवश्यकता होती है कि उसका प्रबंधन कैसे किया जाए, यानी कि उचित प्रबंधन कैसे किया जाए। तो बिल्कुल आज हम इसी मुद्दे पर, इसी विषय पर बात करेंगे और हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे स्टूडियो में आज आमंत्रित किए गए हैं डॉक्टर विनय कुमार सिंह। आप असिस्टेंट डायरेक्टर पौधा संरक्षण प्लांट प्रोटेक्शन यानी कि सहायक निदेशक पौधा संरक्षण पटना में कार्यरत हैं। तो सर, सबसे पहला तो हमारा जो सवाल है, इसके पहले कि मैं आपका स्वागत करूं, सवाल ही कर ले रही हूं मैं कि जो इन दिनों जो पेड़ पौधे, खासकर पौधे में और दलहनी फसलों की अगर बात की जाए तो दलहनी फसलों में लगातार कीट व्याधि का प्रकोप देखने को मिल रहा है, तो इसका प्रबंधन कैसे किया जाए? सबसे तो पहले मैं आपको धन्यवाद दूं और दलहनी फसलों का जहां तक सवाल है, दलहनी फसलों में अरहर, चना, मसूर और मटर मुख्य फसलें हैं। इनके प्रबंधन के लिए हमारे अभी के समय में दलहनी फसलों में चना में और मसूर में फली छेदक कीट का प्रकोप, जिस समय से पौधा बड़ा होना शुरू होता है उसी समय से फली छेदक का प्रकोप होना शुरू हो जाता है। तो उसके बचाव के लिए किसान भाई अभी बहुत बढ़िया एक दवा जैविक कीटनाशी के रूप में NPV न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस करके दवा आती है, जो 250 लार्वल इक्विवेलेंट पर बनाई हुई जैविक कीटनाशी है। उसके 1 ml प्रति लीटर पानी के छिड़काव से शुरू से ही किसान भाई इसके लिए सचेष्ट रहें और उसका छिड़काव करते रहें, उससे इस कीट का बचाव होगा। और एक सवाल इसी बीच में मैं लेना चाहूँगी आपसे कि आपने कहा अभी कि 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल मिलाकर छिड़काव करना चाहिए, तो कुछ एकड़, कुछ कट्ठा, कुछ होगा ज़मीन का दायरा कुछ? हाँ, दायरा तो है कि 250 एली का बना हुआ जो NPV है उसको 1 हेक्टेयर के लिए सर्वथा उपयुक्त माना जाता है। अच्छा, मैं चाहूँगी कि हमारे दर्शकों को एक बार नाम फिर से बता दें। पॉलीहेड्रोसिस वायरस NPV जिसको शॉर्ट में कहा जाता है, तो उसका छिड़काव संध्या समय में किसान उपयुक्त पानी में प्रति हेक्टेयर के दर से छिड़काव करेंगे अपने पौधे में। हाँ, अपने खड़ी फसल पे। तो उसमें जो फली छेदक का प्रकोप होता है उसका नियंत्रण हो जाता है। इसके अलावे और भी जैविक कीटनाशी है जिसमें कि बिवेरिया बेसियाना करके आती है। वो कीटनाशी अभी जाड़े के मौसम में जैविक कीटनाशियों का अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो जब टेम्परेचर 15 से 20 सेंटीग्रेड होती है तो उस टेम्परेचर में बिवेरिया बेसियाना 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना करके उसका छिड़काव किसान भाई कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जैसे कीट व्याधि, तो कोई ऐसा खास कीट जो हमारी दलहनी फसलों को नुकसान करता हो, उसका उचित प्रबंधन कैसे किया जाए? देखिए, शुरू से ही जिस समय बीज बोया जाता है उस समय एक कजरा कीट होती है जो मिट्टी के अंदर रहती है। जैसे ही नव अंकुरित पौधे जो होते हैं, जैसे ही मिट्टी से बाहर निकलता है उसको मिट्टी के सतह से काट करके तराश करके गिरा देता है। तो उसको भी नियंत्रित करने के लिए मिट्टी की उपचार की जाती है। और दीमक भी मिट्टी के अंदर रहती है। तो सारे फसलों में दीमक का प्रकोप, कजरा कीट का प्रकोप, चाहे वो चना हो या मसूर हो या मटर हो, सब में कजरा का, दीमक का प्रकोप होता ही होता है। तो उसके प्रबंधन के लिए मिट्टी का उपचार करना बहुत जरूरी है। यानी बीज बुवाई से पूर्व मिट्टी की सही उपचार कर दी जाए तो दीमक हो या कीट व्याधि हो लगने की कम संभावनाएं जी बिल्कुल।
मिट्टी का उपचार तो करिए ही करिए, बीज उपचार भी करके बोना बहुत ज़रूरी होता है। तो जिस समय किसान अब तो पौधे जर्मिनेट कर गए हैं, अंकुरित हो गए हैं और पौधे 15 से 20-25 दिन का हो गए हैं, तो अभी के समय में उस पर जो है फली छेदक कीट का, लूसर्न कीट का प्रकोप होता है। तो अभी के समय में उसका नियंत्रण करने के लिए किसान भाई हमेशा सतत निगरानी बरतें। डॉक्टर विनय जी, आप बहुत अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दे रहे हैं। निश्चित तौर पर हमारे जो दर्शक इसका लाभ उठाएंगे। अभी आपने बात की रस्ट नामक बीमारी, यानी जिसे हम हिंदी में हरदा नामक बीमारी के रूप में जानते हैं, उसको नियंत्रित कैसे किया जाए? एक तो किस परिस्थिति में हरदा का बीमारी का प्रकोप बढ़ता है दलहनी फसलों में। ये हरदा एक प्रकार का बहुत ही भयावह बीमारी है और इसका प्रकोप होता है जब भी वायुमंडल में नमी बढ़ती है, टेम्परेचर 15 से 20 डिग्री सेल्सियस होती है और उस समय वायुमंडल में नमी बढ़ने के क्रम में इस हरदा एक फफूंद जनित बीमारी है, तो हरदा का प्रकोप होता है। और हरदा की बीमारी के कारण फसल पैच के पैच फसल बर्बाद होते हैं। तो उसके प्रबंधन के लिए शुरू से ही सलाह दी जाती है, अभी से ही उसके प्रबंधन करना, शुरू से ही बीज बोने के समय से ही पौधे से पौधे की दूरी जरूर मेंटेन रखी जाए, बीज उपचार करके बोया जाए, फिर पौधे से पौधे की दूरी, जो बीज का जो मात्रा अनुशंसित मात्रा है उसके हिसाब से बीज को बोया जाए। और जब हरदा की बीमारी से बचाव के लिए कार्बेंडाजिम से बीज का उपचार जरूरी होता है। 2 ग्राम प्रति किलो बीज के दर से बीज का उपचारित करें। और जब टेम्परेचर नीचे गिरे, जब वायुमंडल में नमी बढ़े, तो उस समय सावधान हो जाना चाहिए किसान भाइयों को। और मैंकोजेब प्लस कार्बेंडाजिम का संयुक्त उत्पाद की दवा 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के दर से छिड़काव करना जरूरी होता है। और ये फॉलियर स्प्रे होना चाहिए, ये जरूरी है। तो किसान भाइयों, आप इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखेंगे कि निश्चित दूरी पर ही अपने बीजों को बोए और बीजोपचार बहुत ज़्यादा जरूरी है। अनुशंसित बीजों को ही बोए और रासायनिक खादों का कम प्रयोग करते हुए जैविक खादों का अत्यधिक प्रयोग करें। लाही के प्रकोप हो चाहे तिलहनी और दलहनी फसलों में कीट व्याधि का प्रकोप, इससे जुड़ी जानकारी हमने आपको अभी दी। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कुछ नई और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे। तब तक हमें और हमारी पूरी कृषि दर्शन टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।